एक औरत 3 तलाक के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सभी जगह न्याय की गुहार लगाती है। दंगे होते हैं, इस औरत के खिलाफ रैलियां निकाली जाती हैं, यहाँ तक कि इसके परिवार को जिंदा जलाने तक की भी कोशिश होती है। क्या थी उस मुस्लिम औरत की कहानी जिसने अपने वकील शौहर के खिलाफ 10 सालों तक कोर्ट में जंग लड़ा? चलिए जानते हैं 2025 में रिलीज हुए रियल स्टोरी पर बेस्ड इस फिल्म से। कहानी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है, जहां हम साजिया बानो नाम के एक लड़की को देखते हैं। साजिया की शादी एक जाने माने मशहूर वकील से हो जाती है, जिसका नाम होता है अब्बास खान। अब्बास खान हैसियत से बहुत अमीर और ऑनेस्ट पर्सनैलिटी का इंसान था। शादी के शुरुआती दिनों में अब्बास ने अपनी बेगम को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो साजिया को सिनेमा ले जाता, नए नए तोहफे खरीदता, अक्सर बाहर घुमाने ले जाता और अगर ऑफिस में होता तो घंटों फोन से बातें करता। साजिया को सिलाई करना बहुत पसंद था, तो अब्बास ने उसके लिए एक सिलाई मशीन भी ला दी। साजिया बेहद खुश थी और अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन जी रही थी, क्योंकि शौहर का इस तरह लाड़ प्यार करना एक औरत की सबसे बड़ी अमानत होती है। एक दिन साजिया अपने बगीचे में गुलाब का फूल लगाने वाली थी, पर पड़ोसी के घर का छज्जा उसके गार्डन के जमीन पर बनी हुई थी, जिससे फूलों को धूप नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए साजिया ने मजदूर बुलाकर छज्जे को तुड़वाना शुरू कर दिया। तभी उस छज्जे का मालिक आता है और तुरंत ये सब रोकने को कहता है। साजिया उसे प्यार से समझाती है कि चचा, आपका छज्जा हमारे जमीन में निकला हुआ है। पड़ोसी कहता है कि ये मर्दों का मामला है और तुमने मुझसे मुंह लगाकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कितनी अच्छी परवरिश दी है। जब ये बात अब्बास को मालूम होता है तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है, अपनी बेगम पर नहीं बल्कि अपने पड़ोसी पर। फिर अब्बास अपने बगीचे की जमीन अपने बेगम के नाम कर देता है और साजिया से कहता है कि अगली बार किसी ने तुम्हारे गार्डन में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो सीधा पुलिस बुला लेना। ये सुनकर उस खड़ूस पड़ोसी का मुंह बंद हो जाता है। वैसे भी जब शौहर साथ हो तो की मजाल जो बेगम पर उंगली उठा दे। अब शादी के 3 साल बीत जाते हैं और इस दौरान साजिया को 2 बच्चे होते हैं। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन दूसरा बच्चा आ जाने के बाद अब्बास के बिहेवियर में भारी बदलाव आने लगा था। अब्बास अब ऑफिस में ज्यादा वक्त देने लगा और साजिया से धीरे धीरे उसकी बेरुखी बढ़ती गई। वो अब साजिया से फोन पर भी बातें नहीं करता। जब भी साजिया कॉल करती तो बस काम का बहाना बनाकर कॉल कट कर देता। अब्बास रात को घर लौटते ही साजिया से कहता है कि मेरे कपड़े पैक कर दो, क्योंकि मुझे एक केस के सिलसिले में फौरन पाकिस्तान निकलना होगा। अब्बास 3 हफ्ते के अंदर लौटने का वादा करके पाकिस्तान निकल जाता है, लेकिन कई महीने बीत जाते हैं पर अब्बास की तरफ से कोई खबर नहीं आता। साजिया बस फोन पर ध्यान लगाए रहती कि शायद उसकी घंटी बज उठे। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद फाइनली अब्बास की गाड़ी घर के चौखट लगती है। उस वक्त साजिया के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर वो देखती है कि अब्बास की गाड़ी से बहुत सारे बक्से निकाले जा रहे थे। एक पल के लिए वो हैरान हो जाती है कि आखिर इतने सारे बक्से अब्बास अपने साथ क्यों लाए हैं। फिर तभी अब्बास उसे बताता है कि उसने दूसरा निकाह कर लिया है। ये सुनकर साजिया के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है और उसके आंखों से आंसुओं झरने की तरह बहने लगते हैं, मानो जैसे उसकी दुनिया एक पल में ही उजड़ चुकी थी। वो अपने शौहर से पूछती है कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। तभी अब्बास कहता है कि ये निकाह मेरे लिए एक मजबूरी था, क्योंकि इस बेचारी लड़की का शौहर इसे बहुत मारता था और इसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए मैंने इस लड़की से शादी करके एक नेक काम किया है और इसे एक नई जिंदगी दी है। रात में अब्बास साजिया से कहता है कि मैंने उस लड़की को गेस्ट हाउस में रहने को बोल दिया है, क्योंकि ये शादी बस एक समझौता था। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को कभी नहीं चाहूंगा और मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए जगह है वो दूसरा कोई नहीं ले सकता। अब्बास की ये बातें सुनकर साजिया की नाराजगी खत्म हो जाती है और वो अब्बास को माफ कर देती है, पर साजिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक मर्द की छुपी हुई फितरत क्या होती है। एक दिन नई बेगम साजिया के पास आती है और कहती है कि आपा, मुझे बाजार जाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीदने हैं। साजिया को लग रहा था कि ये एक दुखिया और बेचारी लड़की है, इसीलिए वो नई बेगम को खुद बाजार ले जाती है। साजिया जानबूझकर उसे सस्ते परफ्यूम दिलाती है ताकि वो अब्बास को इम्प्रेस ना कर सके। जब अंडरगारमेंट्स खरीदने का वक्त आता है तब साजिया फिर से उसके लिए घटिया क्वालिटी की ब्रा पसंद करती है, जिससे नई बेगम का खून खौल जाता है और वो साजिया को बाहर बुलाकर कहती है कि आप क्या समझ रही है कि मैं कोई खैरात में आई हूँ? तो अब सच सुन लीजिए, मैं अब्बास की पहली मोहब्बत थी और मैं बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखती हूँ। पहली दफा हमारी शादी इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था और जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो अब्बास भागते हुए पाकिस्तान आए, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को दोबारा नहीं खोना चाहते थे। आप मुझे जानबूझकर घटिया चीजें दिला रही हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे अब्बास की सभी पसंद
और नापसंद के बारे में पता है, क्योंकि हम दोनों तब से बातें कर रहे हैं जब आप इस घर में आई भी नहीं थी। ये बातें सुनकर साजिया समझ जाती है कि अब्बास ने कुछ सालों से मुझे इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया था और वो सभी वादे कस्में सब झूठे थे। दरअसल मैं इनकी असली मोहब्बत कभी थी ही नहीं। घर जाकर साजिया अब्बास पे टूट पड़ती है और कहती है कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि आप नई बेगम को बहुत पहले से जानते थे और आप ऑफिस के वक्त चुपके से उससे बातें किया करते थे। ऐसा था तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की, क्यों मुझे अंधेरे में रखा। पर अब्बास उल्टा साजिया पर ही भड़क पड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी हर जरूरत पूरी की है, तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दी। और वैसे भी दूसरे मर्दों को देखो, वो तो अपनी बेगम को मारते पीटते हैं, पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। साजिया कहती है कि ईमान रखने वाला मर्द अपने आप को दो औरतों में कभी नहीं बांटता, बल्कि सिर्फ एक औरत का वफादार बनकर रहता है। ये बात सुनकर अब्बास गुस्सा हो जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। जब साजिया देखती है कि रात के 1 बज चुके हैं, फिर भी अब्बास कमरे में सोने नहीं आया, तब वो चुपके से गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ती है, जहाँ उसे अब्बास और नई बेगम के हंसने की आवाज सुनाई देती है। साजिया को जब पता चलता है कि अब्बास नई बेगम के साथ है, तब वो पूरी तरह से टूट जाती है। दरअसल वो अब्बास को एक अच्छा इंसान मानती थी, पर वो भी समाज के उन्हीं नामर्दों में से था जिसे एक औरत के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती और जिनके वादे दीमक लगे लकड़ियों की तरह खोखले होते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और साजिया के पास तीसरा बच्चा भी आ जाता है। वक्त कुछ इस तरह करवट ले चुकी होती है कि साजिया के लिए हर पल एक सितम जैसा हो चुका था, क्योंकि अब्बास अब पूरी तरह से नई बेगम के साथ हो गया और साजिया को वो अब पूछता तक नहीं। साजिया बेचारी अपने आंसू पीकर रह जाती और हमेशा इस टेंशन में रहने लगी कि शायद अब कभी उसे अब्बास से पहले जैसा प्यार नहीं मिल पाएगा। एक दिन साजिया बड़े प्यार से गाजर का हलवा बनाकर अब्बास के ऑफिस निकल जाती है, क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी का दिन था और आज के दिन साजिया और अब्बास फिल्म देखने जाया करते थे। साजिया बहुत खुश थी क्योंकि बरसों बाद वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड करने वाले थे, पर अब्बास सिनेमा हॉल जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं आज बहुत बिजी हूँ। साजिया बहुत जिद करती है, पर अब्बास उसे जबरदस्ती घर भेज देता है। अब्बास की ये हरकत साजिया के दिल पे जा लगती है और उसे लगता है कि बातें अब हद से पार हो चुकी हैं। इसीलिए साजिया अपने तीनों बच्चों को लेकर बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती है। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि अब्बास को उसकी कमी महसूस हो और वो उसे मनाकर वापस अपने घर ले जाए। दिन हफ्ता बन गया और हफ्ता महीनों में बदल गया, पर अब्बास की तरफ से कोई हलचल नहीं होता। वहीं साजिया सिर्फ अब्बास के फोन का इंतजार करती कि शायद वो मुझे फोन करे और मुझे मनाकर अपने घर ले जाए, पर अब्बास एक बार भी फोन नहीं करता। वो सिर्फ हर महीने 400 रुपए साजिया के मायके भेज दिया करता ताकि बच्चों का खर्चा निकल सके। अब्बास अब पैसे भी भेजना बंद कर देता है, जिससे साजिया को पैसे की किल्लत पड़ जाती है, क्योंकि उसके पिता एक मामूली से टीचर थे और साजिया के तीनों बच्चों का खर्चा उठाना उनके लिए मुकम्मल नहीं था। अंत में हारकर साजिया के अब्बू खुद साजिया को लेकर उसके ससुराल जाते हैं ताकि वो सुलह करवा सके, पर वहाँ साजिया और अब्बास में पैसे के लिए लड़ाई छिड़ जाती है। साजिया का कहना था कि अगर आप मुझे अपने घर में खुश नहीं रख सकते तो कम से कम मुझे महीने का खर्चा भेजा करे। वहीं अब्बास का कहना था कि एक औरत का घर उसका ससुराल होता है, चाहे जिल्लत से या फिर खुशी से। बेगम को शौहर के जूते के नीचे ही रहना चाहिए। साजिया अपने अब्बू के साथ वापस मायके आ जाती है और डिसाइड करती है कि वो अपने हक के लिए लड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे अब्बास के भी थे तो इनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब्बास की भी होनी चाहिए। इसीलिए साजिया अपने अब्बू के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चली जाती है ताकि अपने पति के खिलाफ एक केस फाइल कर सके। वकील पहले तो केस रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि अब्बास उसी कोर्ट का सबसे नामी वकील था और कोई भी उसके खिलाफ जाने की जुर्रत भी नहीं करना चाहता था। पर आखिरकार उन्हें एक ऐसा वकील मिलता है जो केस दर्ज करने के लिए तैयार हो जाता है। सुनवाई के दिन जज साजिया से पूछता है कि तुम्हारा वकील कहाँ है, पर साजिया के पास उस समय कोई वकील नहीं होता, क्योंकि वो वकील के महंगे फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जज कहता है कि बिना वकील के कोई सुनवाई नहीं होगी, चलो अब भागो यहाँ से। तभी भीड़ में से एक महिला वकील निकल कर आती है जिसका नाम होता है बेला जैन। बेला साजिया का केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे साजिया पर तरस आ चुका था। जज कहता है कि ठीक है, अगली पेशी में अब्बास को तुम्हारे आमने सामने किया जाएगा, तब तक तुम लोग घर जाओ। केस वाली बात जब अब्बास को पता चलती है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि एक औरत का अपने पति के खिलाफ केस करना समाज में बहुत शर्म और लानत की बात मानी जाती थी। नई बेगम कहती है कि 400 रुपए के लिए आप इतना क्या सोच रहे हैं, हर महीने पैसे भेजकर बात खत्म करे। पर बात अब अब्बास के ईगो पे बन आई थी कि वो एक औरत के सामने कैसे झुक जाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर पैसे नहीं भेजेगा, चाहे साजिया भूखी ही क्यों न मर जाए। एक दिन अब्बास का फोन आता है और वो साजिया को समझौते के लिए घर बुलाता है। साजिया अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाती है इस उम्मीद में कि अब अब्बास माफी मांगकर
मुझे मना लेंगे। पर उसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि तकियानुसी मर्दों का ईगो कितना खतरनाक होता है। अब्बास साजिया से कहता है कि मैंने तुम्हें समझौते के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हारे गुरूर को तोड़ने के लिए तुम्हें बुलाया है। वो 3 बार तलाक कहता है और साजिया से रिश्ता खत्म कर देता है। मुस्लिम समाज के अनुसार 3 बार तलाक कहने से पति पत्नी का रिश्ता वहीं टूट जाता है और शौहर को तलाक के बाद एक मेहर की रकम देनी होती है, जो निकाह के समय ही तय की जाती है। अब्बास मेहर की रकम को साजिया के मुंह पर फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल अब्बास ने ये सब इसीलिए किया ताकि कोर्ट में चल रहा उसके खिलाफ केस वो जीत जाए और उसे महीने का खर्चा साजिया को ना देना पड़े। अब्बास के लिए बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, क्योंकि 70,000 मंथली कमाने वाला वकील 400 रुपए के लिए भला क्यों केस लड़ना चाहेगा, बल्कि बात थी साजिया के गुरूर को तोड़ने की। अगले दिन अब्बास ने साजिया का सारा सामान उसके मायके भेजवा दिया। साजिया को लगा कि अब उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। अगले मुकदमे की तारीख आती है और इस दिन अब्बास को भी कोर्ट रूम में बुलाया जाता है। बेला कहती है कि अब्बास ने 3 तलाक देकर महीने का खर्चा देने से बचने की कोशिश की है, पर सेक्युलर कोर्ट के हिसाब से तलाक उसी को माना जाता है जो पति पत्नी दोनों के सहमति से हो। पर अब्बास यहाँ अपनी चाल चलता है और मुद्दे को जानबूझकर इस्लाम का एंगल दे देता है ताकि कोर्ट हिम्मत भी ना कर सके इस चीज में दखलंदाजी करने के लिए। अब्बास जज से कहता है कि इस देश में मुसलमानों के लिए उनके पर्सनल लॉज हैं और यहाँ का हर मुसलमान इस देश में शरीयत से चलता है, इसीलिए इस कोर्ट में 3 तलाक जैसे मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हो सकता। ये हक सिर्फ हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स को है। इस भवकी से जज थोड़ा डर जाता है और कहता है कि इस केस पर हम फैसला नहीं सुना सकते, क्योंकि ये शरीयत का मुद्दा है। आप लोग अपना केस मुस्लिम लॉ बोर्ड में लेकर जाइए। साजिया अपने अब्बू के साथ मुस्लिम लॉ बोर्ड में जाती है, इस उम्मीद में कि वहाँ एक लाचार औरत की आवाज सुनी जाएगी, पर बोर्ड के सभी सदस्यों ने साजिया को ही एक बदचलन औरत साबित कर दिया। बोर्ड के सदस्यों का कहना था कि साजिया इस्लाम के नियमों पर उंगली उठा रही है और 3 तलाक एक मर्द का जायज फैसला होता है। तभी साजिया कहती है कि शरीयत में 3 तलाक को कहीं जायज नहीं बताया गया है। शायद आप लोगों को शरीयत की पूरी जानकारी नहीं है। दरअसल साजिया को कुरान और शरीयत की अच्छी जानकारी थी और उसे शरीयत में लिखी हर एक बात याद थी। शरीयत का इतना ज्ञान देने पर भी मौलाना उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते और उसे बेहया औरत कहकर उसे बोर्ड से बाहर भगा देते हैं। अब कुछ साल साजिया का मायके में ही बीतता है, लेकिन महीने का खर्चा न आने से साजिया के मायके की स्थिति बिगड़ती जाती है। दरअसल पूरे मोहल्ले में साजिया के पिता और साजिया बदनाम हो चुके थे और लोग उन्हें मजहब के दुश्मन मानने लगे थे, क्योंकि उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ जाने की कोशिश की थी। इसीलिए साजिया के अब्बू के स्कूल से सारे बच्चों ने नाम कटा लिया था। अब घर का खर्चा सिर्फ सिलाई पर ही निर्भर रह गया, पर साजिया भी ज्यादा नहीं कमा पाती थी। सूरत हाल उसे अपने बच्चों के दूध में पानी मिलाकर देना पड़ता। उधर केस अब हाई कोर्ट पहुंच चुका था और बेला पूरी ताकत से इस केस को लड़ रही थी। जब इस केस को लड़ते हुए 4 साल हो गए, तब जाकर हाई कोर्ट को साजिया पे थोड़ा तरस आया और उन्होंने अब्बास को महीना खर्चा देने का ऑर्डर दिया। पर महीने की रकम सुनकर साजिया के होश उड़ गए। दरअसल कोर्ट ने महीने की रकम सिर्फ 22 रुपए तय की थी। इतने कम पैसों में तो एक जोड़े जूते तक नहीं आते। हालांकि ये फिर भी साजिया के लिए एक मॉरल विक्ट्री थी, पर साजिया की स्थिति इतनी दयनीय थी कि अगर पैसे नहीं आए तो भूखे मरने की नौबत आ सकती है और वो शहर में इतनी बदनाम हो चुकी थी कि कोई उसे काम देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि सब उसे ऐसी लानत और बेगैरत महिला समझते थे जिसने शरीयत के खिलाफ जाने की कोशिश की। पर हकीकत तो ये था कि सच में शरीयत में 3 तलाक को जायज नहीं माना जाता। हालांकि लोगों को शरीयत के बारे में कुछ मालूम नहीं था और वो इतने जाहिल थे कि वो बस मौलानाओं की बातों से भड़क जाते। लोगों ने साजिया और उसके अब्बू के खिलाफ भड़काऊ चीजें दीवार पे लिख दी थीं। पर एक दिन तो हद ही हो जाता है। गुस्साए भीड़ साजिया के घर पर हमला कर देती है, पर अब्बू ने बड़ी चालाकी से पूरे परिवार को एक अंडरग्राउंड कोठरी में छुपा लिया था, जिससे वो सब बाल बाल बच गए। इस घटना के तुरंत बाद साजिया ने फैसला किया कि अब वो यहाँ और नहीं रुक सकती, क्योंकि उसके वजह से उसकी अम्मी और अब्बू के जान को भी खतरा था। वो अपने बच्चों को लेकर अब्बास के घर चली जाती है, क्योंकि अब्बास के गार्डन की जमीन साजिया के नाम थी। याद कीजिए, उस दिन जब अब्बास ने अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए गार्डन की जमीन साजिया के नाम कर दी थी और अब ये प्रॉपर्टी साजिया के नाम थी, इसीलिए अब्बास उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता था। साजिया गेस्ट हाउस में अपना डेरा डाल लेती है, वही गेस्ट हाउस जहां शुरुआती दिनों में नई बेगम रहा करती थी। एक दिन उस खड़ूस पड़ोसी ने साजिया को बाजार में देख लिया और फिर उसने पूरे बाजार में लोगों को धमकी दे डाली कि जिसने भी इस औरत को अपना राशन पानी बेचा तो उसे भी इसकी तरह इस्लाम का दुश्मन माना जाएगा और उसे सजाए मौत दी जाएगी। साजिया बहुत डर जाती है और बाजार से घर चली आती है, पर अब सबसे बड़ी दिक्कत थी कि खाना कहाँ से लाया जाए, क्योंकि मोहल्ले का कोई भी दुकानदार डर के मारे उसे राशन बेचना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ देर बाद साजिया देखती है कि किसी ने उसके दरवाजे पर राशन छोड़ दिया
होता है। दरअसल ये नेक काम नई बेगम का था, क्योंकि उसे भी ये एहसास हो चुका था कि साजिया के साथ गलत हो रहा है। अब हमें अब्बास को दिखाया जाता है जो हाई कोर्ट में मिले हार की वजह से तिलमिला उठा था। उसे किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं था कि वो एक औरत के सामने झुक जाए, इसीलिए वो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देता है। कई सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद साजिया के पैरों में गांठे आ गए, पर उसने जंग का मैदान नहीं छोड़ा। वो अपने हक के लिए पूरी ताकत से लड़ती रही। इन कई सालों में नई बेगम साजिया को चुपके से कुछ पैसे देती रही ताकि गुजर बसर में कोई तकलीफ ना हो। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास ने माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ का हवाला देकर बहुत विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, पर एक दिन साजिया ने गुस्से में ऐसा बयान दिया कि सारे जजेस के होश उड़ गए। वो कहती है कि चाहे कानून खुदा का हो या इंसान का, अगर वो कानून एक बेसहारा औरत का कंधा नहीं बन सकती तो वो कानून किसी काम का नहीं। फिर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट साजिया के हित में फैसला सुनाता है और अब्बास को 380 रुपए महीना खर्चा देने के लिए कहता है। ये केस जीतकर साजिया ने सिर्फ अब्बास का ही ईगो नहीं तोड़ा, बल्कि उन घटिया समाज के सभी मर्दों के अहंकार को भी कुचल डाला जो औरत को बस अपना व्यक्तिगत खिलौना समझते थे, जिसे जब चाहा इस्तेमाल कर लिया और फिर दिल भर जाने के बाद एक कोने में पड़ा रहने दिया। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइए और ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।